बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब की 73वीं सालगिरह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं या उनके फॉलोअर्स हैं या नौजवानों की एक बड़ी तादाद है, वो इसके ऊपर सेलिब्रेशंस कर रही है। वो इमरान खान साहब को विश कर रहे हैं, उनको दुआएं भेज रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉप ट्रेंड कर रहा है और विद इन नो टाइम, यानी एक डेढ़ घंटे के अंदर ये टॉप ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में। ये बात सच है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं हो पा रही। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है सोशल मीडिया को कुचलने के बाद, काफ़ी खौफ व हरास भी फैलाया, तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया। सारा कुछ करके देख लिया, इसके बावजूद इखलाक से गिरी हुई हरकतें भी की। लेकिन इमरान खान साहब की पब्लिक में, खासतौर पे नौजवानों में मकबूलियत कम नहीं हो रही, बल्कि वो गुजरते दिनों के साथ बढ़ती चली जा रही है। और उनके बेटे ने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब के, उनके 73वें यौम पैदाइश पे। 73वें यौम पैदाइश पे हमारे वालिद आज भी एक डेथ सेल में कैद हैं, 790 दिन अपने ख़ानदान, अपने डॉक्टरों और अपने वकला के बगैर, मगर उनका हौसला आज भी कायम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। देखिए, बेटे से ज़्यादा तो बाप को कोई नहीं जानता, और इमरान खान के बेटों का ये मानना है कि हमारा बाप हार नहीं मानेगा। क्योंकि इमरान खान साहब की कभी कभी उनके बेटों से बात करवाई भी जाती है। ये बात ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग भी ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर सारे भी साथ छोड़ गए इमरान खान का, तो वो तब भी सरेंडर नहीं करेगा और वो तब भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकेगा। वो अपने मुंह से कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब और ये दीगर लोग मुझे झुकाना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। अपनी वाइफ के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि अगर साबिक खातून अव्वल को कुछ हो गया तो आसिम मुनीर साहब को वो कहते हैं वो जिम्मेदार होंगे। और ख़वातीन को जेल में डालना वैसे है भी मायूब। इमरान खान साहब ने अपनी शानदार एक ज़िंदगी गुजारी है, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। जवानी में ही वो कौम के हीरो बन गए थे। 1971 से लेकर 1992 के वर्ल्ड कप तक उन्होंने कौम के ऊपर राज किया और वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। उसके बाद फिर उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाना शुरू किया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। फिर वो एक, लोग उन्हें जानते थे एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, फिर एक लीडर के तौर पे। फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना के एक लंबी स्ट्रगल की। 22 साल लंबी जिद्दोजहद के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने जो टाइम गुजारा, उस टाइम में उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी को कुछ इस तरीके से वहाँ पे इक़दामात किए, या उनका एक ऐसा ऑरा बन गया वहाँ पे कि अब यानी उन्होंने कुर्सी को कहीं और पहुँचा दिया। मैं सीरियसली आपको बताऊँ तो शहबाज शरीफ और इमरान खान की ना कैरेक्टर में और शख्सियत में बड़ा फ़र्क है। मैं कोई वजाहत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब का करैक्टर बहुत बड़ा है। शहबाज शरीफ साहब की लाइफ में कंप्रोमाइज़ेस हैं। अब वो सियासत में इसलिए आए कि उनके वालिद एक बहुत अमीर आदमी थे और उनके भाई जो है वो वज़ीर आज़म बन गए थे। फिर उनके जर्नैलों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जर्नैलों के ज़रिए से इन्होंने अपने फ़ायदे भी लिए, कारोबारी फ़ायदे लिए, फिर अपनी इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाया। सारा ख़ानदान सियासत करता है तो मिलजुल के इन्होंने बड़ा एक जैसे पूरा सिस्टम लेकर चलता है, वो उसके बेनिफिशरी हैं। इमरान खान ने अकेले मेहनत की है और बड़ी स्ट्रगल की है, चाहे वो उनका अपना क्रिकेट का करियर हो या उसके बाद उनका जो एज एक फलाही कारकुन के तौर पे उन्होंने जो काम किया वो उनका वो करियर हो, या उसके बाद एक लीडर के तौर पे बड़ी लंबी इमरान खान साहब की स्ट्रगल है। परवेज़ मुशर्रफ ने उनको ऑफर किया था तो उनके साथ भी इमरान खान साहब को डील नहीं बना पाए। लेकिन 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए। हालांकि ये सब जानते हैं कि बहुत सारी सीटें इमरान खान साहब को हराई भी गई थी। सेंट्रल पंजाब में हराया गया था और कुछ जगहों पे उनको सपोर्ट भी मिल गई थी। लेकिन प्लस माइनस करें तो इमरान खान साहब को बैसाखियों वाली हुकूमत बनाकर दी गई, जिसका उनके आज तक उन्हें दुख है। उन्हें लगता है जितनी मकबूलियत थी उन्हें बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और दोबारा इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए था, या वो हुकूमत लेने से इनकार कर देना चाहिए था। बहरहाल आज के दिन इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका 73वां यौम पैदाइश है और वो एक डेथ सेल में बंद है
اور ایک چھوٹے سے سیل کے اندر انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، انہیں اور ان کی اہلیہ کو اذیت دی جا رہی ہے، بعض اوقات انہیں بالکل بند کر دیا جاتا ہے، باہر نہیں چھوڑا جاتا، بعض اوقات وہ شکوہ کرتے ہیں کہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ وضو کے لیے بھی گندا پانی فراہم کیا جاتا ہے، انہیں ان کے ڈاکٹروں تک اور اہل خانہ تک رسائی کئی مہینے تک بند کر دی جاتی ہے۔ تو ان حالات کا سامنا کرنے کے باوجود عمران خان صاحب اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں ہے۔ ناظرین، ایک انفارمیشن میرے تک پہنچی ہے۔ اچھا، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے، جو باقاعدہ جو ہے وہ مغربی جریدوں کے اندر چھپی ہے، اور وہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں عاصم منیر صاحب کے مشیروں نے امریکہ کو یہ آفر کر دیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے پسنی میں ایک بندرگاہ بنا لیں، اپنا ٹرمینل قائم کر لیں اور وہاں سے معدنیات نکال کر لے جائیں۔ دیکھیں، یہ یہاں پہ اگر امریکہ کو ایک بندرگاہ یا کوئی ٹرمینل یا کوئی اپنی انسٹالیشنز لگانے کا موقع مل گیا تو یاد رکھیے گا پاکستانی یہاں پہ پھڑک بھی نہیں پائیں گے، نہ پاکستانی فورسز، کیونکہ امریکہ کا یہ طریقہ کار ہے۔ امریکہ جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ اپنی ایک ٹیریٹری بناتا ہے، سپر پاور ہے نا، تو ان کے بڑے حساس گیجٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے کمانڈوز کو، اپنے مرینز کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ اپنی سیکیورٹی کی ایک وال بناتے ہیں، اپنا پورا سیکیورٹی کا ایک سسٹم بناتے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بلوچستان ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، وہ اپنا ایک پورا سٹرکچر تعمیر کریں گے، وہاں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آپ اس کے اندر جھانک بھی نہیں پائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اوقات ہی نہیں ہے پاکستان کی، یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو چیک کر پائے یا انہیں کہے جی ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں بتایا جائے۔ تو سمندر کا رستہ اگر آپ نے ان کو دے دیا بحیرہ عرب میں سے، تو اپنے بحری بیڑے لا سکیں گے، لے جا سکیں گے، ان کے کارگوز آئیں گے واپس جائیں گے، ان کے شپس آئیں گے واپس جائیں گے، وہ کیا لا رہے ہیں کیا لے جا رہے ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی ایکسیس کیا پاکستان کو یہ وارہ کھاتی ہے؟ اگر امریکنز کو آپ نے معدنیات ہی دینی ہے تو آپ گوادر کی بندرگاہ سے بھی دے سکتے ہیں، یعنی چاہے وہاں چائنا کا کنٹرول ہے، لیکن وہاں پہ امریکہ کو وہ انڈیپینڈنس حاصل نہیں ہوگی جو ان کو پسنی میں مل جائے گی، وہ پورا کنٹرول ان کو ایک ایریا کا مل جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ملک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے سورس نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ ملک کا نام نہ لیجیے گا، مناسب نہیں ہوگا۔ ایک عرب ملک نے پاکستان میں ریفائنری لگانے کا ایک آفر کیا تھا، اور جب ان کے لوگ آئے تو انہوں نے جو ریفائنری کے لیے جگہ پسند کی وہ ایران کی سرحد کے بہت قریب تھی۔ اب اس ملک کے ایران کے ساتھ کوئی تعلقات بھی اتنے مثالی نہیں تھے، تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر انکار کر دیا تھا مبینہ طور پہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ اگر یہ آپ یہاں پہ اپنا وہ بنائیں گے سسٹم سارا، تو اس پہ ایران کیونکہ قریب ہے اور تعلقات کا یہ معاملہ ہے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا، تو عمران خان صاحب نے اس معاملے سے معذرت کر لی تھی۔ لیکن اب اگر امریکہ اتنا قریب آ جاتا ہے ایران کے اور چائنا کے، یعنی چائنا جو ہے وہ ان کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں گوادر کی بندرگاہ میں، اس سے 70 ناٹیکل مائل پہ سمندر کے رستے سے اگر وہاں امریکہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو چائنا کو تشویش تو ہوگی، لازمی ہوگی، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ چابہار ہے اور یا ایران ہے، تو یہ ایک اڈے کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یعنی یہاں پہ اگر ایک بہت بڑا ان کو ایریا مل جاتا ہے امریکہ کو، تو وہ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں، جس طرح مرضی اس کو تیار کریں، یہ تو پھر ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس میں کیا کریں گے۔ اب یہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے جواب کیا آتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور چیز پاکستان میں آج کل ایک چل رہی ہے، ایمن ولی خان صاحب نے ایکچولی آرمی چیف کو ایک سوداگر سے تشبیہ دی تھی، ایک دکاندار سے، کہ وہ بیف کیس کے اندر معدنیات لے کے امریکی صدر کے بعد پہنچ گئے، تو وہ کہتے ہیں یہ مذاق ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، انہیں زیب بھی نہیں دیتا کہ آرمی چیف ایک ملک کا جو ہے وہ اپنا مال بیچتا پھرے، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ایمن ولی خان صاحب نے کی۔ اچھا، اس کے بعد ایمن ولی خان صاحب کے اوپر نون لیگ نے تنقید کی، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کہا، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں بولے، کوئی بھی نہیں بولا اس کے اوپر، اور رد عمل دے بھی سکتے تھے۔ دیکھیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، میری بہت سارے صحافیوں سے بات ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی اور اسلام آباد میں بھی ہوئی، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بہت مقبول ہے، اور دوسری وہ پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا میں مقبول ہو سکتی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، لہذا اسٹیبلشمنٹ کو ایمن ولی خان صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ جتنی مرضی سخت بات کریں، آرمی چیف پر کریں، ڈی جی آئی ایس آئی پر کریں یا فوج کے خلاف کریں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ سسٹم یہ جانتا ہے کہ ایمن ولی خان ہمارے خلاف نہیں جائے گا، اور ایمن ولی خان کو جب ہم چاہیں گے اپنے فائدے کے لیے کوئی ترمیم کرانی، کوئی اور کام کرنا، استعمال کر سکتے ہیں،
26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, जो भी काम हमने डालना होगा एमएल वली खान आएगा और हमारे लिए काम करेगा। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी मकबूलियत कम हो गई है, तो इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए कि ठीक है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाओ, हमारे खिलाफ जो बोलना चाहते हो बोलो, आपको इसका फायदा हो जाएगा पब्लिक के अंदर, और हमें क्या इससे हमारा जा रहा है, कुछ भी नहीं, लोग भी कह रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं। तो ये एमएल वली खान साहब के हवाले से वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ये राय है। देखिए, अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ होती और चले इतनी सख्त बात अगर सलमान अकरम राजा कर देता, या इतनी सख्त बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा कर देता, तो उसके साथ क्या होता आप सोच सकते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इतनी सख्त बात कर देता तो अभी तक उसका घर तोड़ दिया जाता, छापे मारे जाते, उसकी फैमिली को अगवा कर लिया जाता, यहां पे जबरी तौर पे गुमशुदगियां शुरू हो जाती, बंदे गायब कर दिए जाते, या उस बंदे पे बहुत सारे मुकदमात दर्ज हो जाते। लेकिन एमएल वली खान के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, जो उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फराम की गई थी, क्योंकि इनकी जान खतरे में है। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा, एएनपी के बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और एएनपी का दहशतगर्दों के साथ एक बड़ा पुराना पंगा चला आ रहा है, और इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के अंदर फौजी ऑपरेशंस की बहुत हमायत की है माजी में। आजकल नहीं कर रहे क्योंकि अवाम का ट्रेंड ऑपरेशंस की मुखालफत में है, तो जरा ऑपरेशन की मुखालफत में आ गए, लेकिन हमेशा एएनपी ने फौजी ऑपरेशनों की हमायत की है। उसकी वजह से बहुत सारे शिद्दत पसंद इनसे नाराज भी, उनके ऊपर अटैक्स भी होते हैं। देखें ना, बिलोर फैमिली के साथ क्या नहीं हुआ, जो मियां इफ्तिखार साहब हैं उनके साथ उनके बेटे को शहीद कर दिया गया। बड़ा जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, बड़ी तकालीफ और बड़ी दहशतगर्दी बर्दाश्त की है एएनपी ने, लेकिन आफरीन है इस जमात के ऊपर कि ये डट के खड़े रहे। अब इस मामले में एमएल वली खान की सिक्योरिटी वापस लेना, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस लेना, ये बड़ा खतरनाक कदम है। अच्छा, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वापस ले ली, बल्कि पता चला कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने भी सिक्योरिटी वापस ले ली। लेकिन इस पे गंडापुर साहब ने एमएल वली खान को राब्ता करके कहा जी मैं नहीं हूं इसमें, ये आईजी को इस्लामाबाद से ऑर्डर आया, वजारत दाखिला से, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। यानी कितना बेबस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। अगर वजीर आला की सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, या वजीर आला के जो वज़रा है उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, तो क्या तब भी वो यही कहेंगे कि मैं नहीं हूं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, आईजी जो होता है किसी सूबे का, वो उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करता है और वो उसके अहकामात मानता है और उससे मुशावरत के साथ चलता है। लेकिन यहां पे एमएल वली खान, और अगर खुदा ना खास्ता एमएल वली खान के ऊपर अटैक होता है या इनकी फैमिली पे या कोई नुकसान होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये तो उठा के गंडापुर पे डाल देंगे। तो गंडापुर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपको याद होगा कि दौरे हुकूमत था, गालिबन नून लीग का ही था, और हाँ, नून लीग का दौरे हुकूमत था, और शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया था। तो कराची में कैप्टन सफदर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे उछल उछल के वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए। ये कूद के अंदर भी चले गए कब्र पे। अब उसके ऊपर जो है वो बड़ा रिएक्शन आ गया एस्टेब्लिशमेंट का, और उस वक्त, और ये बुरा भी लग रहा था, अजीब गरीब हरकतें कर रहे थे। कैप्टन साहब ना ओवर हो जाते हैं, उन्होंने जाके वो हरकतें की। बाद में जनाब पुलिस को मजबूर किया, पुलिस वहां पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस तो मानती है बिलावल की और मुराद अली शाह की, सिंध में उनके कंट्रोल में थी। तो पुलिस ने इनकार कर दिया और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने काम दिखा दिया। वहां पे जो सेक्टर कमांडर वगैरह थे उन्होंने कार्रवाई डाली, आईजी को उठाया और जनाब जाके दरवाजा तोड़ के तो कैप्टन सफदर को उठा के ले गए। अब उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने नाकों चने चबवा दिए, और सारी रात उन्होंने बाजुआ को सोने नहीं दिया, क्योंकि वहां पे ऑफिसर ने जनाब रिजाइन करना शुरू कर दिया, जनाब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये होती है कमांड, ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है पॉलिटिकल लोगों की ग्रिप, कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित किया और उन्होंने अपनी पुलिस को कंट्रोल करके दिखाया। गंडापुर ये नहीं कर सकते। गंडापुर के हालात बहुत कमजोरी वाले हैं, और वैसे भी गंडापुर कमजोर आदमी है या किसी वजह से ब्लैकमेल होते हैं, लेकिन लगातार वो चीजें फेस करें। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और एएनपी आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। वो कहते हैं इससे माफी मांगो, वो कहते हैं उससे माफी मांगो, कोई कहता है नून लीग मेरे से माफी मांगे, एएनपी कहती है मेरे से माफी मांगे, पीपल्स पार्टी कहती है ये करो, नून लीग कहती है हम क्यों, वो आपस में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या? ये सारे मावन अदाकार हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फिल्म चल रही है ना, ये फिल्म एस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ की चल रही है। मुकाबला इस वक्त इमरान खान और आसिम मुनीर साहब का एक्चुअली जो मुकाबला, सच जो बात बोले, एवं हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब का और आसिम मुनीर साहब का मुकाबला है, सादी सादी बात है। आसिम मुनीर साहब को इसमें यह सहूलत है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये उनको फायदा है इस बात का। इमरान खान साहब को यह है कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है, बेपना मकबूलियत है, वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल बाकी सारे लोग जो है वो इर्रेलिवेंट है,
सारी पॉलिटिकल पार्टीज मावन अदाकार है, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं जी हम भी यहां रहते हैं, हमारी भी बात करो। ना कोई नून लीग की बात करता है, ना कोई पीपल्स पार्टी की बात करता है, ना कोई एएनपी की बात करता है। और जब जब ये पीटीआई से लड़ते हैं लोग इनको गालियां देते हैं। तो इन्होंने एक नया तरीका वारदात निकाला और ये बाकायदा डिस्कस करके निकाला कि हम एक काम करते हैं, आपस में लड़ते हैं। हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे कारकुन चार्ज हो जाएंगे, यानी एएनपी के कारकुन नून लीग के खिलाफ हम चार्ज कर देंगे, पीटीआई के खिलाफ तो नहीं हो रहे। तो नून लीग के कारकुन हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्ज कर देंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुन हम नून लीग के खिलाफ चार्ज कर देंगे, फलाने के कारकुन फलाने के। तो आपस में लड़के रूड़ा कुश्ती करके अपनी रेलिवेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज्यादा काबिल तवज्जो तो ये काम है नहीं। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कर्मा कैसा कि जैसी करनी वैसी भरनी, मामला सामने आ ही जाते हैं। जनरल बाजवा ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था तो मीडिया को, हम लोगों को, सबको बुरा भला कहा जाता था, गाली दी जाती थी कि आप लोग गलत बात कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जनरल बाजवा ने जिन जिन लोगों के साथ मिलकर यह किया वो सारे लोग वक्तन फवक्तन गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। जैसा कि एमएल वली खान साहब, जैसा कि फजलुर रहमान साहब, जैसा कि मोहसिन दावड़, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, और अब अली वजीर ने भी गवाही दे दी। असद तूर साहब ने उनका इंटरव्यू किया, अली वजीर साहब के साथ बड़ी ज्यादती की है, एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म किया है, यह जुल्म बंद होना चाहिए। तो उन्होंने यह बताया कि शहबाज शरीफ फौजी अफसरान से डील कर रहे थे और हमें यकीन दिला रहे थे कि पॉलिसी अब बदल जाएगी, तो फिर हमने इनका साथ दिया, काम तो मजीद उल्टा हो गया। ये जनाब हालात हैं कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसे कल तक कोई तस्लीम नहीं करता। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगता होता। मुशर्रफ के दौर में वो कहते थे हम मुदाखलत नहीं करते, मुशर्रफ के फौरन बाद फौज ने कहा हम करते हैं, ये बड़ी ज्यादती हुई, अब नहीं करेंगे। राहिल शरीफ के दौर में का कोई मुदाखलत नहीं है, बाद में पता चला हुई थी। जनरल बाजवा लोग कस्में खाते थे, हलफ लेते थे कि हम कोई मुदाखलत नहीं करते, हमने कोई ज्यादती नहीं की। उनके जाने के बाद सारे लोग गवाही देने ज्यादती की है। आज सारे लोग आसिम मुनीर की कस्में खाते हैं। आसिम मुनीर साहब रिटायर होंगे, देखना सारे गवाही देंगे इन्होंने बहुत सियासत की है। जनरल बाजवा के बड़े वफादारों में से एक ख्वाजा आसिफ थे और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी जनरल बाजवा ने की है। तो ये तमाम जर्नल रिटायरमेंट के बाद एक्सपोज हो जाते हैं। हमारा फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनकी रिटायरमेंट से पहले बता रहे हैं कि ये लोग सियासत में हिस्सा ले रहे हैं जो ज्यादती है। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दो वफूद में मुज़ाकरात मिस्र में होंगे, ये बात तय हो गई है और मिस्री वजारत खारजा ने इस बात को ऐलान कर दिया है कि पीर और मंगल को दो वफूद आएंगे, हमास के भी और इसराइल के भी, और कैदियों का तबादला जो है वो इसके ऊपर एजेंडा होगा। लिहाजा मुज़ाकरात शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा पेश किया है और नक्शे में यह नजर आ रहा है कि इसराइल की भारी मौजूदगी होगी गजा में, और उन्होंने एक लाइन के साथ इसको डिवाइड किया है गजा को, और यह बताया कि एक तरफ इसराइल जो है उसकी मौजूदगी रहेगी और एक बड़ा हिस्सा है वो नजर आ रहा है, और बाद में शायद यही एरिया जो है जहां से इसराइली इनखला करेंगे तो ये मुसलमान मुल्कों की जो फौज बनाई जाएगी, जो कंट्रोल फौज है, वो शायद इस इलाके में आएगी और एक दोनों मुल्कों के बीच में एक एरिया बन जाएगा, एक जोन बन जाएगा जहां पे कोई ऐसी फौज खड़ी कर दी जाएगी मुसलमान मुल्कों की जिसकी वजह से आइंदा इसराइल को भी प्रॉब्लम ना हो और गजा के लोग भी महफूज रहें। ये कोई इस किस्म का फार्मूला है। देखना यह है कि इसके ऊपर लोग मानते नहीं मानते, लेकिन हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद नईम कासिम साहब का एक पैगाम आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो ये कहते हैं कि स्पेन को देखो, और इन्होंने अरब ममालिक को मुखातिब किया। इन्होंने कहा स्पेन को देखो, काश तुम भी उन जैसे होते, लेकिन मैं तुमसे उनसे कम ही मांगता हूं। मैं तुमसे सिर्फ यह चाहता हूं कि मुजाहमत पर दबाव मत डालो। अगर तुम मुजाहमत की हिमायत नहीं कर सकते, फलस्तीनी कौम का साथ नहीं देते और इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होते, तो कम अज कम मुजाहमत करने वालों पर दबाव मत डालो। ऐसा मत करो, ऐसा कुछ मत करो जिससे इसराइल को फायदा हो। अब स्पेन की उन्होंने मिसाल दी, तो स्पेन और इटली के अंदर नाज़रीन तारीखी किस्म के जुलूस हुए। कोई 2.5 लाख लोग इटली के अंदर निकले, बहुत बड़ी तादाद में। वो 3 लाख लोग एक जगह पे स्पेन में बार्सिलोना में निकले, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इन ममालिक के अंदर निकलकर सामने आए जिन्होंने गजा के हक के अंदर एहतजाज किया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मुसलमान मुल्कों के अंदर इस लेवल का एहतजाज बदकिस्मती से अभी तक हमने नहीं देखा। अब नाज़रीन, एक अजीबोगरीब बात मैं आपको गजा के हवाले से बताता हूं, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने बाद में रखूंगा। हमें यह लगता है ना गजा पूरा तबाह हो गया, गजा का बेड़ा गर्क हो गया, वहां कुछ नहीं बचा। हमें यह लगता है गजा का एक हिस्सा ऐसा है, ये मैं आपको नक्शे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जहां पे हमले नहीं हो रहे। एक हिस्सा ऐसा है जहां पे एक मखसूस ग्रुप है जिसको सपोर्ट की जा रही है,
اور اس گروپ کے بارے میں اب بین الاقوامی میڈیا میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ گروپ کون ہے؟ یہ غزہ میں ان کو کیسے سپورٹ مل رہی ہے؟ اسرائیل اور امریکنز کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ باقاعدہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور ان کی اپنی ایک ملیشیا ہے. ان کو وہاں پہ سپورٹ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کل ان سے کیا کام لیا جائے گا؟ اس کے اوپر باقاعدہ ایک رپورٹ موجود ہے ابھی، کیونکہ وقت کم ہے اس ویلاگ میں. جو سمود فلوٹیلا کے اوپر جو لوگ گئے تھے امدادی جہاز لے کر، کشتیاں لے کر، اور غزہ کا گھیرا توڑنے کے لیے گئے تھے، اسرائیلی گھیرا، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. اب ان میں سے بہت سارے لوگ رہا ہو کر واپس پہنچ گئے یورپی ممالک میں، لیکن سینیٹر مشتاق ہمارے ابھی تک نہیں پہنچے. ان کے بارے میں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں اور انکنفرمڈ اطلاعات ہیں. کچھ یہ کہہ رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا اور وہ ابھی تک واپس آنے والوں کے اندر شامل نہیں ہیں. حکومت پاکستان پر تمام پاکستانی بار بار یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ سینیٹر مشتاق کے بارے میں ویک اپ ہو اور ان کے بارے میں پتہ کروائیں اور ان کی بازیابی یقینی بنائیں. دوسری جانب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اور یہ کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے امیجیٹ ریلیز کے جو ڈاکومنٹ انہیں دیے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے. وہ کچھ اس طرح کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کہ میں نے غلط کیا اور میں آئندہ نہیں کروں گا، اور اس قسم کے وہ ڈاکومنٹ ہیں. یہ ہمیشہ یہ کرتی ہیں کاغذی کارروائیاں فورسز. تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاید ان پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ یہ ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں. اس کی جو کنفرم اطلاعات ہیں وہ ہم گیدر کر لیں گے، اگلے ویلاگ میں اب تک پہنچائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.